जयनारायण इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हम सभी ने पिछले टर्म पर 7 जुलाई को भौतिक विज्ञान ऑनलाइन शिक्षण में फ्लूइड प्रेशर तरल दाब के चैप्टर का अध्ययन किया। आज हम उसी चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्नों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी इन आंकिक प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। ये प्रश्न है, एक पुस्तक व एक कॉपी एक मेज पर रखी है। मेज पर समान दाब डालते हैं। कॉपी और पुस्तक दोनों मेज पे समान दाब डालते हैं। पुस्तक व कॉपी के जो द्रव्यमान है वो क्रमशः 0.4 किलोग्राम व 0.75 किलोग्राम है। यदि कॉपी द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल 2.25 मीटर स्क्वायर हो तो पुस्तक द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बताइए। इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न में दिया है कॉपी और पुस्तक दोनों मेज पर रखी हैं, समान दाब डाल रहे हैं। मान लो पुस्तक P1 दाब डाल रही है और कॉपी P2 दाब डाल रही है, तो P1 बराबर P2। P1 बराबर P2 दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो हमने P1 को लिख लेंगे F1 बटे A1 और P2 को लिख लेंगे F2 बटे A2, दोनों बराबर हैं। F1 जो है M1G का मतलब है पुस्तक का भार। M1G बटे A1 बराबर M2G बटे A2। यहाँ G से G कट जाएगा और यहाँ मान रख देंगे 0.4 किलोग्राम बटे A1, क्योंकि पुस्तक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो A1 को A1 ही लिखा रहने देंगे। इसी तरह से यहाँ हम कॉपी का जो द्रव्यमान है 0.75 कितना है 0.75 किलोग्राम और क्षेत्रफल दे रखा, कॉपी का क्षेत्रफल दे रखा है 2.25। ये मान लगा दिए हमने और यहाँ से ये मान लगाने के बाद ये हल करेंगे। हल करने के बाद यहाँ A1 बराबर 1.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम पुस्तक द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है किसी झील की कितनी गहराई पर पानी का दाब वायुमंडलीय दाब का दोगुना होगा। अब वायुमंडलीय दाब तो हमें ज्ञात होना चाहिए 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमें याद होना चाहिए। और झील के जल का जो घनत्व है वो भी हमें पता होता है 1.03 गुणा 10⁻³ और स्मॉल g का मान हम जानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ ये प्रश्न में दिया है झील के जल का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब का 2 गुना है, अर्थात जल के दाब को PW माने वायुमंडलीय दाब PA, तो इसका मतलब PW बराबर 2PA और यहाँ PW का मतलब
एच डी जी, यहाँ एच गहराई है जल की, डी घनत्व है, जी ये है, पी बराबर एच डी जी फार्मूला हम द्रव्यदाब का पढ़ चुके हैं। और यहाँ 2 गुणा 10 की घात 5, पी ए का मान 10 की घात 5 और 2 गुना होता है 2 गुणा 10 की घात 5। यहाँ से हम h बराबर निकाल लेंगे तो डी जी ये भाग में आ जाएगा और डी और जी के मान रखकर हम हल कर लेंगे। इस प्रकार ये जो ऊंचाई है h का मान वो आ जाएगा हल करने के बाद 19.4 मीटर। 19.4 मीटर गहरी झील है। इसी तरह से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें दे रखा है अगले प्रश्न में एक द्रव चालित लिफ्ट के छोटे व बड़े पिस्टन के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्रमशः, छोटे और बड़े पिस्टन के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दे रखे हैं क्रमशः 1 मीटर स्क्वायर व 10 मीटर स्क्वायर हैं। यदि छोटे पिस्टन पर 500 न्यूटन का बल लगा हो तो बड़े पिस्टन पर बल बताइए। तो पिस्टन पर बल बताइए, तो ये द्रव चालित लिफ्ट का सवाल है और द्रव चालित लिफ्ट में फार्मूला आया था F2 बराबर F1 इंटू A2 बटे A1। ये मान लगा देंगे और F2 की गणना कर लेंगे 5000 न्यूटन, अर्थात हमें 10 गुना बल प्राप्त होगा। अब इसी तरह से अगला प्रश्न है, एक समुद्री गोताखोर समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर तैर रहा है। कितने मीटर गहराई तैर रहा है? 30 मीटर गहराई पर तैर रहा है। उस पर लगने वाला कुल दाब कितने वायुमंडलीय दाब के बराबर है, ये ज्ञात करना है। समुद्र के जल का घनत्व दे रखा है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और वायुमंडलीय दाब हम जानते हैं ये है। अब इस सवाल को हल करेंगे तो गोताखोर पर कुल दाब, गोताखोर पर एक तो जल का दाब पड़ेगा और प्लस वायुमंडलीय दाब, दोनों दाब लगेंगे। वायुमंडल तो अपना दाब डालता ही है, तो इसका मतलब जो जल का दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। अब इनके मान रख देंगे। जल का दाब एच डी जी, जहाँ एच गहराई है, डी घनत्व है, जी गुरुत्वाकर्षण है, ये मान लगा देंगे। वायुमंडलीय दाब का मान लगा देंगे और यहाँ इस तरह से इसके कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के पश्चात ये हमें जो है ये आएगा 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी तरह से 1 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 वायुमंडलीय दाब। तो कितने वायुमंडल के बराबर होगा, तो उसमें हम बदल लेंगे। ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को वायुमंडलीय दाब में बदलेंगे, तो वायुमंडलीय दाब में बदलेंगे तो 1 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 वायुमंडलीय दाब। तो 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 4 गुणा 10 की घात 5 बटे 1 गुणा 10 की घात 5 वायुमंडल, अर्थात 4 वायुमंडलीय दाब प्राप्त होगा। 4 वायुमंडलीय दाब आएगा। ठीक है। इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति का द्रव्यमान दे रखा है 20 किलोग्राम है, उसके पैर के तलवों का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो व्यक्ति द्वारा फर्श पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। तो P बराबर F बटे A। तो F व्यक्ति का भार, A तलवे का क्षेत्रफल, क्योंकि भार कहाँ पड़ेगा? तलवे पर, तो तलवे के क्षेत्रफल। तो ये मान लगा देंगे जो भी दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, जी का मान हम जानते हैं और ये 2 गुणा 0.01 और ये हल करने के बाद 10 की घात 4 पास्कल। और इस तरह से जो व्यक्ति दाब डालेगा वो कितना डालेगा? 10 की घात 4 पास्कल। पास्कल को हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। एक ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे
किसी यू आकार की नली की दोनों भुजाओं में भरे जल व मेथिलेट स्पिरिट को पारा एक दूसरे से पृथक करता है। यानी जल और मैथिलीट को, जो पारा है व मैथिलीट स्पिरिट को पारा एक दूसरे से पृथक करता है। मैथिल स्पिरिट जो है उसे जल और पारा क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। जब जल तथा स्पिरिट के स्तंभ 10 सेंटीमीटर तथा 12.5 सेंटीमीटर ऊंचे हैं तो दोनों भुजाओं में पारे का स्तर समान है। दोनों भुजाओं में पारे का स्तर क्या है, समान है। स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, जबकि पारे का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है 13.6 है। अब इस सवाल को ऐसे समझेंगे कि ये यू आकार की नली है, यू आकार की नली है और ये नीचे पारा भरा हुआ है। नीचे क्या भरा हुआ है, पारा। और ये पारा जो है स्पिरिट को और जल को अलग कर रहा है। ये पारा जल को और स्पिरिट को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब इसमें हम जानते हैं एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। जितना दाब यहाँ होगा उतना दाब यहाँ होगा। दोनों जगह दाब कैसे होंगे, समान होंगे। इस लाइन पे दोनों दाब समान होंगे तो यहाँ पारे के स्तर समान हैं। अतः 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के जल द्वारा पारे पर दाब, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का जो जल है वो काहे पे दाब डाल रहा है, पारे पे। ठीक है, ये पारे पे दाब डाल रहा है और ये बराबर होगा 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई के स्पिरिट द्वारा पारे पर दाब। ये पारे की ऊंचाइयां क्या हैं, समान हैं। तो ये स्पिरिट जितना दाब डालेगी उतना ही दाब ये डालेगा, तभी ये स्तर समान रहेंगे। जितना दाब ये स्पिरिट डालेगी उतना ही दाब ये जल डालेगा। तो इसके जो पारे के दोनों सिरों पर दाब हैं वो कैसे होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो जल द्वारा डाला गया दाब और इतने सेंटीमीटर ऊंचाई के स्पिरिट द्वारा डाले गए दाब क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ वही काम किया है, HW DWG, यानी HDG है तो W लगा दिया है पारे के लिए, बराबर स्पिरिट भी उतना ही दाब डालेगी। HS DS इंटू G, G से G कट जाएंगे। DS बटे DW बराबर HW बटे HS, स्पिरिट का आपेक्षिक घनत्व। ये DS बटे DW आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा, आपेक्षिक HW बटे HS, और ये ऊंचाइयों के मान लगा देंगे और ये 0.8 आ जाएगा। कौन, आपेक्षिक घनत्व। घनत्व का मात्रक होता है लेकिन आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, अतः इसको आंसर लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल है, यदि उपरोक्त प्रश्न में दोनों भुजाओं में इन्हीं दोनों ध्रुवों को और उड़ेलकर दोनों ध्रुवों के स्तंभों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और बढ़ा दी जाए, दोनों भुजाओं में पारे के स्तंभों में क्या अंतर होगा। यानी वही सवाल, उसी सवाल से रिलेटेड है ये कि अगर इसमें जल 15 सेंटीमीटर और भर दिया जाए, 15 जल और भर देंगे तो ये कितना हो गया, पहले कितना था पिछले सवाल में 10, तो अब ये हो गया 25। और ऐसे ही इधर स्पिरिट बढ़ा दी जाए तो स्पिरिट जो है पहले कितनी थी 12.5 और 15 और भर दिया तो कितने हो गई 27.5 सेंटीमीटर स्पिरिट हो गई। तो ये कितना मतलब जो है इसमें अंतर आ जाएगा, पारे के तल में क्या आ जाएगा, अंतर। मान लो ये H ऊंचाई का अंतर आ जाता है
तो एक ही क्षैतिज तल में स्थित बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो ये जल द्वारा ये जो है जो 25 सेंटीमीटर जल का जो दाब होगा वो 27.5 सेंटीमीटर स्प्रेड का दाब और h ऊंचाई के पारे के दाब के बराबर होगा। तो यहाँ यही काम किया है। यहाँ हल करेंगे, बिंदु ए पर जल द्वारा डाला गया दाब बराबर बिंदु बी पर 27.5 सेंटीमीटर ऊंचाई की स्प्रेड प्लस स्मॉल h ऊंचाई के पारे द्वारा डाला गया दाब। ये दाब h ऊंचाई का पारे द्वारा डाला गया दाब और 27.5 सेंटीमीटर स्प्रेड द्वारा डाला गया दाब जो है वो 25 सेंटीमीटर जल द्वारा डाले गए दाब के बराबर होगा। तो यहाँ मान रख देंगे HW DWG बराबर HS DSG प्लस HDG। HDG हमने पारे के लिए अलग से नहीं लिखा है, तो HDG H पारे की ऊंचाई है। तो यहाँ इसके मान लगा देंगे अब, और मान लगा के यहाँ हम गणना कर लेंगे। ये गणना कर लेंगे HW DW से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। DW से भाग कर देने पे क्या होता है कि DC बटे DW और D बटे DW, तो ये आपेक्षिक घनत्व हो गए। ये आपेक्षिक घनत्व हो गया काय का DS, यानी ये आपेक्षिक घनत्व हो गया काय का DS का। DS मतलब स्प्रेड का आपेक्षिक घनत्व हो गया DS बटे DW और पारे का अपेक्षित घनत्व हो गया D बटे DW। अब वही मान रख देंगे तो HW हमें मालूम है 25 सेंटीमीटर 27.5 जो है जल का दाब, जल की ऊंचाई हो गई, और 0.8 जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं आपेक्षिक घनत्व, और इधर D बटे DW पारे का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है। तो यहाँ से हम इस तरह से H की गणना कर लेंगे, और H जो आएगा हमारा 0.221 सेंटीमीटर ऊंचाई। इतना अंतर आ जाएगा पारे की ऊंचाइयों में। ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्गाकार आधार वाले किसी टैंक को बीच में दीवार द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। विभाजित दीवार में नीचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला कब्जेदार दरवाजा लगा है। टैंक का एक भाग जल से भरा है, जबकि दूसरा भाग 1.7 आपेक्षिक घनत्व वाले अम्ल से भरा गया है। अम्ल से 40 मीटर तक भरे गए हैं। दरवाजे को बंद रखने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। कितना बल लगाना पड़ेगा दरवाजा बंद रहे, नहीं तो दरवाजा खुल जाएगा। एक तरफ अम्ल है, एक तरफ जल है, अलग अलग दाब डालेंगे दरवाजा खुल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो जल दाब डालेगा वो इधर आएगा दाब अम्ल की ओर, और अम्ल दाब डालेगा वो जल की ओर दाब आएगा। तो दोनों विपरीत दिशाओं में दाब हैं, तो ज़्यादा दाब में से कम दाब घटा देंगे। तो दाब पहले हम जो अधिक दाब परिणामी दाब है उसे निकाल लेंगे। तो परिणामी दाब निकालने के लिए जल के कारण दरवाजे पर दाब PW बराबर HDG से हम गणना कर लेंगे। कैसे गणना कर लेंगे? HDG से। और इसी तरह से अम्ल द्वारा दरवाजे पर दाब PA बराबर HDG, ये गणना कर लेंगे। दरवाजे पर परिणामी दाब PA माइनस PW, PA अंतर PW, ज़्यादा में से कम घटा देंगे। और इस तरह से P बराबर ये घटा देंगे, और घटाने के पश्चात ये दाब आ जाएगा ये 40 गुणा 98 गुणा 7,
और फिर हम जानते हैं P बराबर F/A, क्योंकि हमें परिणामी दाब से ही बल निकालना है, तो बल बराबर F बराबर PA। तो P ये जो गणना कर चुके हैं वो यहाँ मान रख देंगे, और ये क्षेत्रफल दे रखा है दरवाजे का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसे हम मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे, 20 × 10⁻⁴, और ये हम बल की गणना कर लेंगे, और ये बल हमारा न्यूटन में प्राप्त होगा। काय में प्राप्त होगा? न्यूटन में प्राप्त होगा ये बल हमारा। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ सवाल हमने समझाने का प्रयास किया है, और इन सवालों को जो है समझने के पश्चात एक होमवर्क के लिए PDF में कुछ सवाल दे रहे हैं, देंगे, जिन्हें हल करना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।